हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम। मेरा नाम है सोनू कुमार और आज मैं शुरू करने वाले हैं जो इंडस्ट्री चैप्टर शुरू हुआ था ना, उसी से रिलेटेड जो है कि कुछ टॉपिकें बच गई हैं, उसको हम जो है कि पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे चैप्टर जो बचा हुआ था, ये चैप्टर, इसमें इंडस्ट्रियल रीजन पर अब चर्चा करेंगे। यानी इंडस्ट्रियल रीजन जो है कि बचा हुआ था, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं क्या, इंडस्ट्रियल रीजन। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक जो क्षेत्र है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा कि इंडस्ट्रियल रीजन emerge when a number of industries locate close to each other and share their benefit of their closeness। देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज यानी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ये इमर्ज करते हैं, उभरते हैं। और क्या करते हैं, कब उभरते हैं, व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर, जब बहुत सारे इंडस्ट्री जो होते हैं एक दूसरे के समीप ही यानी अवस्थित होते हैं, यानी एक दूसरे के समीप ही बसते हैं, तब जो है कि इंडस्ट्री वहाँ पर इमर्ज करती है। और क्या करती हैं, वो अपने जो निकटता है यानी वो जो एक दूसरे के क्लोज है, इस क्लोजनेस का भी वो क्या करती है, प्रॉफिट उठाती है, लाभ उठाती है, ठीक ना। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका, जो विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें कुछ का नाम आ रहा है कि ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, एंड ईस्टर्न यूरोप है, और ईस्टर्न एशिया है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। देखिए, बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इसकी टेंड है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि टेम्परेट जोन में रहे, यानी जो शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है वहाँ पर रहे, या फिर समुद्र पतनों जो सी पोर्ट्स है उसके कहीं ना कहीं ये नियर बाई रहे, और कहीं ना कहीं ये पहले जो होते थे कोल्ड फील्ड के अलग मतलब कि समीप रहना चाहते थे, क्योंकि कोयले की आपूर्ति यानी कोयले खदानों के नज़दीक ये रहना चाहते थे। तो इंडस्ट्रियल जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उसकी अगर जो हम बात करें यानी वर्ल्ड की, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड वो कहाँ है, वो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ, देखिए कुछ एरिया जो है कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी पूर्वी उत्तरी अमेरिका की बात यहाँ किया जा रहा है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, इसके अलावा है वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। कहाँ है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यानी पश्चिमी और मध्य यूरोप में है। कहाँ है, पश्चिम
पश्चिम मध्य यूरोप में है। और अगर जो बात करें तो और यहाँ पर एक लोकेशन दिया हुआ है कि एंड ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, यानी ज़्यादातर जो है ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी यूरोप, और जो है पूर्वी एशिया है। क्या है? पूर्वी एशिया। अगर जो हम बात करें, ये सारे जो लोकेशन है, यही जो है कि आज जो है कि टेम्परेट एरिया का लोकेशन है, और यहाँ पर जो है कि विश्व की जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है इसी एरिया में लोकेट करती है। ठीक ना। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन, ये छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। देखिए बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत में है सबसे पहले तो ये मुंबई और पुणे का जो यानी औद्योगिक समूह है वो वाला हो जाएगा। फिर बेंगलोर और तमिलनाडु का क्षेत्र वाला जो है, इसके अलावा हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, अहमदाबाद और बड़ौदा का क्षेत्र वाला जो है, इसके अलावा छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके के आसपास, वो विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट ये आ जाएगा। ठीक ना। गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला रीजन वाला क्षेत्र वाला जो औद्योगिक है, इसके अलावा कोल्लम जो तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्री के समूह में आता है। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर। तो कभी कभी क्या होती है, जैसे कि इंडस्ट्री है तो उसमें रसायन रहेगा, केमिकल रहेगा, तो कभी कभी हमारे जो होती है क्या करते हैं हम लोग, यानी टेक्निकल फेलियर हो जाता है। तकनीकी विफलता के कारण क्या होता है, कहीं कहीं पर एक यानी देखने को मिलता है क्या, इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर। देखिए ये डाइजेस्टर, DIS यानी औद्योगिक विपदा, औद्योगिक विपदा। ये औद्योगिक विपदा कैसे आती है ये हम समझेंगे। ठीक ना। कभी कभी क्या होती है, टेक्निकल फेलियर हो जाने के कारण क्या होती है, देखिए इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट और जो डाइजेस्टर होता है मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। ये औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या उद्योगों की बात करें, ये जो दुर्घटनाएं होती है या फिर ये यानी औद्योगिक विपदा आती है, ये तकनीकी विफलता के कारण से आता है। और इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, यानी हम जान रहे हैं कि ये हजार्डस मटेरियल है, इसका मतलब यानी ये संकट उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, और उसका हम लोग हैंडलिंग जो है कि इरिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार बनकर अगर जो हम उसकी देख रेख करते हैं तो वो कारण बन जाता है इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर। ठीक ना। तो ये हुआ क्या था, इसमें थोड़ा जो है कि प्रकाश डालते हैं। हुआ ये था कि वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल इन 3 दिसंबर 1984 अराउंड यानी 12:30 AM। ध्यान दीजिए, ये जो हुआ कहाँ था, ये हुआ था भोपाल में हुआ था। ठीक है ना। और
भोपाल में हुआ था। लगभग कितना बज रहा था, टाइम जो था 12:30 AM था, ठीक ना। और इसको बोला क्या जाता है, 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। इस दिन हुआ क्या था कि इट वॉज द टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत ही डेंजरस गैस होता है MIC, यानी जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ये हुआ क्या था, ये एक यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, यानी ये गैस जो था हाइड्रोजन साइनाइड से मिलकर, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो था, क्या हो रहा था, हाइड्रोजन साइनाइड से ज्यादा और अदर प्रोडक्ट जो था, यानी एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री था यूनियन कार्बाइड, वो जो कंपनी था उस कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड में होता यह है कि ये गैस का जो है कि लीकेज हो जाता है, ठीक ना। और लगभग भारी संख्या में, एक बहुत बड़े यानी टनों के टन संख्या में जो है कि ये गैस लीक हो जाता है। तो जिसमें हुआ कि 1989 में एक ऑफिशियल यानी डेथों की जो संख्या था वो था कितना, यानी 3,598 लोग जो है कि यानी ऑफिशियल डेथ पर ही मर गए थे, ठीक ना। 1000 who survive still suffer from one of the many elements like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder। हजारों आदमी जो कि मतलब बच गए थे, ठीक ना। जैसे ये 3598 यानी मरा कितना होगा ये आप जान नहीं सकते हैं, ठीक ना। ये तो ऑफिशियल यानी कंफर्मेशन इतना का है, कितना मरा कितना, वो बहुत ही इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मरा होगा, ठीक ना। तो बात करें कि हजारों संख्या में जो लोग अभी भी वहाँ सरवाइव कर रहे हैं, ठीक ना, जो सरवाइव किए इस विपदा में, उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट, कोई बीमारी उसमें ऑटोमेटिक आ गए, या फिर वो अंधापन का शिकार हो गए, या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है, तंत्र ने उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनके शरीर का, ठीक ना, प्रतिरोधक क्षमता से है कहीं ना कहीं वो वीकेंड हो गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर यानी आंत से संबंधित यानी बहुत सारे जो है कि उनको विकार उनके शरीर में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं वे भी जो है यानी नहीं स्वस्थ नहीं रह पाए, ठीक ना, इतना उसका इफेक्ट था। एक दूसरा एक्सीडेंट होता है 23 दिसंबर 2005 को, ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्याओ। देखो एक चाइना का शहर है गाओ क्याओ, यानी चोंगिंग चाइना में है, जिसमें 243 लोग मरे हैं और लगभग 9,000 लोग क्या हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और 64,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, ठीक ना। Many people died because they were unable to run after the explosion। देखो गैस की टंकी ब्लो आउट हो गया था, एक्सप्लोड कर गया, विस्फोट हो गया था टंकी में। तो ज़्यादातर जो लोग मरे वो या फिर तो दौड़ने के मतलब भाग नहीं पाए विस्फोट से, ये सब। Many people died because they were unable to run after the explosion। Those who could not expel in time suffered burn into their eyes, skin, lungs from the gas। तो उसमें क्या हुआ, जो दौड़ नहीं पाए उसको यानी आँखों में जो है कि जलन महसूस होने लगे, चमड़ा से जलन, लंग्स में जलन, इस प्रकार के सामना हुआ। रिस्क रिडक्शन मेजर। अब जो है रिस्क, ये जो है इसको हम लोग रिडक्स कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय है, यानी दुर्घटनाओं को कम करने का उपाय क्या हमको जो है कि करना होगा, ठीक ना। ऐसी जो विपदाएं आती रहती है, इस विपदा को कहीं ना कहीं क्या करना है हमको,
यानी कम करने का उपाय जो है कि ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पर अब जो टॉपिक होगा यहाँ थोड़ी चेंज हो जाएगा, रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन यानी रिस्क को कम कर, खतरा को कम करने के लिए मेजर्स क्या उपाय होंगे। खतरा कम करने का उपाय, खतरा कम करने का तरीका। तो खतरा कम करने का तरीका हमारे पास क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए ये समझिए। जैसे क्या है कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए, घनी जो आबादी है, घनी जनसंख्या वाले जो आबादी है, तो रेसिडेंशियल हाई पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल जो है उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया से फार अवे उसको यानी रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया से क्या है वो फार अवे, मतलब दूर होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो ज़्यादा क्लोजनेस रहेंगे हम इंडस्ट्री के, तो उसमें होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार इर्द गिर्द में ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक ना। People are staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxic or hazardous substances and their possible effect in case of an accident occur। देखिए, अगर जो जो लोग हैं वो विजिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री के अगर जो मानो कि समीप रह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या है कि अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कि बहुत से जहरीले यानी टॉक्सिक जो है कि स्टोर किया जा रहा है टॉक्सिक को, या फिर हजारडस जो सब्सटेंसेस है यानी जो संकट उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं, ये अगर जो इफेक्ट इसका क्या होगा, अगर जो एक्सीडेंट अगर जो एक्सप्लोड किया या फिर लीकेज किया, तो घटनाओं के बारे में लोगों को अवेयर करना और सेफ्टी मेजर्स पहले से ही दे देना, ये जो है कि बहुत ज़रूरी है। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। देखिए, फायर वार्निंग जो है कि यानी ये सब बहुत ही, और फाइटिंग सिस्टम, फायर से फाइटिंग सिस्टम है यानी आग से निपटारा के लिए जो फायर ब्रिगेड की सुविधाएं, या फिर उसको जो है कि उद्योग को पर्सनली प्राइवेट इसको रखना चाहिए। आगे है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो जहरीले पदार्थ है, उसकी स्टोरेज हम क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा है कि पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। जो पॉल्यूशन डिस्पर्सन हो रहा है यानी जो प्रदूषण का जो फैलाव हो रहा है, क्वालिटीज, ठीक ना, उद्योगों की जो गुणवत्ता है प्रदूषण फैलाव में, उसको जो है कि बेहतर करना चाहिए, ठीक ना। पॉल्यूशन जो फैला रहा है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना चाहिए। अब समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, यानी प्रमुख उद्योगों का जो है कि वितरण, प्रमुख औद्योगिक वितरण, ठीक ना। ये सारे बहुत सारे हैं मेजर हमने समझा। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योगों का जो है कि वितरण, ये सब हम समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, यानी क्या है कि प्रमुख उद्योगों का वितरण। क्या है टॉपिक, प्रमुख उद्योगों, प्रमुख उद्योगों का वितरण, यानी कहाँ कहाँ पर प्रमुख उद्योग जो है कि लोकेट करता है। ये सारे पॉइंट जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं।
The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. आज जो संसार के सबसे प्रमुख उद्योगों में बात करें तो यही सब आती है। सबसे पहली आती है यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और अभी जो लेटेस्ट वाला इंडस्ट्री यानी वो उभरता हुआ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग जो है, ठीक ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द older industry while information technology is an emerging industries. देखिए जो मेजर इंडस्ट्रीज आज जो वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्री के लिस्ट अगर जो बात करें कि प्रमुख जो इंडस्ट्री है तो प्रमुख इंडस्ट्रीज है तो उस प्रमुख इंडस्ट्रीज में जो है कि तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला है कि वो इंडस्ट्री जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लोहा और इस्पात उद्योग। पहला तो इसी प्रकार का उद्योग है, कौन है? लोहा और इस्पात, क्योंकि स्टील को तो इस्पात ही बोलते हैं, इस्पात उद्योग। पहला तो ये है। दूसरा जो है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग है। और अगला जो एक प्रकार का इंडस्ट्री आ जाता है वो आ जाता है टेक्नोलॉजी। हाँ, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सारे उद्योग आ जाता है, ठीक ना। तीन प्रकार के जो है कि ये प्रमुख उद्योग है। इन तीनों उद्योगों में जो ये है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है वो कहीं ना कहीं क्या है यानी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है यानी उभरता हुआ उद्योग है। ये जो है कि क्या है, उभरता हुआ है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड आर जर्मनी, अमेरिका, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया, ये सब जो है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया यानी जैसे कि ये तो है ही है, इसको एक इमर्जिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। इमर्जिंग इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उभरता हुआ उद्योग है। क्या है? उभरता हुआ उद्योग है। अभी इसका विकास जो है चल रहा है, ठीक ना। बात करें कि देश में जो प्रमुख आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रमुख देश जैसे कि बात करें जर्मनी है। कहाँ है? जर्मनी, यूएसए। इसके अलावा बात करें चाइना, चाइना के बाद जो है कि जापान, ठीक ना। और ये सारे जो है रसिया, और बात करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है कि कंसंट्रेशन में
हमारा देश जो है कि प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का निर्माण पहले से ही, जब औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले ही हमारे देश में जो है कि उच्च कूट की, उच्च गुणवत्ता की जो है कि सूती वस्त्र बनाया जाता था। हाँ, इंडिया में है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब देशों में जो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है। इंडिया में बात करें, एक देखो हांगकांग है, तो इंडिया के अलावा कहाँ बात करें, हांगकांग में बात करें तो ये जो है कि वहाँ भी ज़्यादा है। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब जो है कि साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया, जापान की बात करें या फिर ताइवान, ये सब में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है कि ज़्यादा ही मात्रा में मिलती है, ठीक ना। द मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। जो सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, जैसे सेंट्रल कैलिफोर्निया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर जो वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो जो यानी कैलिफोर्निया है, कौन है, सेंट्रल कैलिफोर्निया, हाँ यही था ना, क्या था, सेंट्रल कैलिफोर्निया। सेंट्रल कैलिफोर्निया जो है कि एजुकेशन एक तरह से इंफॉर्मेशन का हब है। और इंडिया में बात करें तो कहाँ है, बेंगलुरु, इंडिया में जो है बेंगलुरु, कौन है, बेंगलुरु जो है कि एक इंफॉर्मेशन, GALORE, BANGALORE, बेंगलोर जो है कि एक एजुकेशन यानी ये इंफॉर्मेशन का हब बना हुआ, एजुकेशन अब नहीं बोलेंगे। हम बात करते हैं एक इमर्जिंग इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर शब्द था कि इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या होता है, उभरता हुआ उद्योग क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर also known as sunrise industry. These include information technology, wellness, hospitality and knowledge. हाँ बिल्कुल सही है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी जो है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री को कहते हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, इसको एक और नाम दिया जाता है इमर्जिंग इंडस्ट्री को, इसको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज। कारण यही है कि ये भी क्या हो रहा है, यानी उभर रहा है, ठीक ना। और इसमें जो आएगा इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, इसके अलावा वेलनेस, यानी वेलनेस माने ये हेल्थ से रिलेटेड, यानी ये हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, या फिर हॉस्पिटैलिटी, सेवा सत्कार वाला जो भी है, ठीक ना, ये आएगा। एंड नॉलेज वाला भी इंडस्ट्री जो है ये इसी से रिलेटेड रहेगा। आगे कि लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे। अब जो टॉपिक हमारा होगा वो कौन होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके बारे में जो है कि चर्चा करते हैं। यानी आयरन को लोहा बोलते हैं और स्टील को इस्पात और इंडस्ट्री को उद्योग। तो यही उद्योग के बारे में जो है चर्चा हम करने वाले हैं। तो है कि लाइक अदर इंडस्ट्रीज, अन्य उद्योगों के जैसा ही जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टूल इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। इसमें भी जो है कि अन्य उद्योगों के यानी जैसा इसमें भी बहुत सारे निवेश लगते हैं, फिर इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस प्रक्रम होते हैं, प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो है कि हमारा आउटपुट आता है, यानी हमारा जो है कि यानी जो निर्गत होता है वो प्राप्त होता है। बात करें कि दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं एक फीडर इंडस्ट्री है। ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो इसको कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए फीडर इंडस्ट्री। क्या है,
फीड करता है, यानी दूसरे को पालता पोसता है। इसको जो है कि इंडस्ट्रीज का रीढ़ बोला जाता है। कहीं ना कहीं वो पोषक का काम करता है, पोषक उद्योग बोला जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या करता है इसके कच्चे माल जो होते हैं रॉ मटेरियल की तरह, यानी इसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको जो है फीडर इंडस्ट्री बोला जाता है। द इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज, इनपुट क्या इसमें निवेश करते हैं, आयरन और लौह अयस्क करेंगे, कोयला करेंगे, चूना पत्थर देंगे, एलॉन्ग विथ लेबर कैपिटल, हम लेबर भी देंगे और कैपिटल पूंजी भी हमारे बहुत बड़ी मात्रा में, साइट चाहिए इसके लिए, लोकेशन चाहिए, ज़मीन चाहिए, और क्या चाहिए इसके लिए बहुत सारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत कुछ संरचनाएं सुविधाएं भी जरूरी होती है। द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मेनी स्टेजेस। अब जो प्रक्रिया है जिससे होकर ये आयरन और जो है स्टील में बदलता है, इसमें बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे स्टेज हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो स्टेज आता है, रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस एक बहुत बड़ी झोंका भट्टी होता है, उसमें रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर को रखा जाता है। वेयर अंडरगोज स्मेल्टिंग, तब क्या होता है वहाँ पर प्रगलन होता है, वो यानी गलता है, स्मेल्टिंग उसको बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, इट इज़ देन रिफाइंड, तब उसको जो है कि परिशोधित किया जाता है, यानी गलाकर प्रगलन करने के बाद इसकी परिशोधित किया जाएगा। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच में बी यूज्ड बाय इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल, और उसके बाद जो है कि क्या होता है, यानी हमें स्टील प्राप्त होता है जो कहीं ना कहीं दूसरे इंडस्ट्रीज को एक रॉ मटेरियल की तरह खुद में जो है कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं ये स्टील के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि स्टील इज ए टफ एंड इजिली कैन बी शैप्ड। स्टील इस्पात जो होता है एक बहुत ही दृढ़ और आसानी से इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है, और इसको तार में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मेड इनटू वायर्स किया जा सकता है। मेड इनटू वायर्स का मतलब ये बहुत ही क्या है डक्टाइल है, ठीक ना। ऐसे आपको ज्ञान के लिए बात बता दें कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है, ठीक ना। उसको ज़्यादा हम बायर कर सकते हैं, लगभग 1 ग्राम गोल्ड को जो है कि 2 किलोमीटर तक इसको यानी थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये ध्यान। अ स्पेशल एलॉज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्युमिनियम, निकेल एंड कॉपर। देखो कुछ एलॉयज, कुछ मिश्र धातुएं भी इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ताकि उसमें टफनेस आए, क्योंकि ओरिजिनली अगर जो बना देंगे 100% स्टील ही बन जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं 100 तो नहीं बनेगा, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो उसमें क्या आगे हम लोग क्या करते हैं, एलॉयज यानी अन्य धातुओं की अंश इसमें मिक्स करते हैं, वो एलॉयज के रूप में। जैसे कि हम लोग क्या है, एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर का अगर जो मिश्रण है उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। एलॉयज क्या करता है ना कि स्टील को एक अपार जो है कि हार्डनेस दे देता है, बहुत बड़ी कठोरता दे देता है उसको, टफनेस दे देता है, एक दृढ़ बना देता है उसको, ठीक ना। एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और जो है कि उसमें अगर जो हम मिला देते हैं एलॉयज तो जंग प्रतिरोधक क्षमता जो है कि उसकी कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज कर जाती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। स्टील को प्राय यही कहा जाए कि यही कहा जाता है कि ये आधुनिक उद्योगों का जो है कि क्या है, रीढ़ है। तो स्टील के बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये बोली जाती है कि इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, बैकबोन ऑफ यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज। Almost everything we use is either made of iron or steel has been made with tool and machinery of these metals. आज भी हम अगर जो रोजमर्रा के जीवन में या फिर सुई से लेकर बहुत बड़े बड़े मशीन घरों में अगर जो यूज करते हैं, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, यानी सब में आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल हुआ ही हुआ है, ठीक ना, इससे कोई नहीं बचा हुआ है।
शिप की बात करें, ट्रेन की बात करें, ट्रक की बात करें, ऑटो की बात करें, इस सब में लार्जली स्टील का यूज होता है, ठीक ना। तो है कि इवन द सेफ्टी पिन आज जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम जो निडल सुई इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं सब जो है स्टील से बना हुआ है, ठीक ना। ऑयल बेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरी। ऑयल वेल्स जो है, तेल की कुआं से क्या किया जाता है, स्टील के मशीनों की मदद से ही तेल से कुआं निकाला जाता है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, यानी स्टील का जो पाइपलाइन होता है वो कहीं ना कहीं तेल को क्या करता है, यानी सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट, खदानों को खोदा जाता है तो वो स्टील के औजार ही उससे खोदा जाता है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, जितना भी खेती करने वाले मशीन होते हैं वो ज़्यादातर स्टील से ही बने होते हैं। लार्ज बिल्डिंग है स्टील फ्रेमवर्क, रात बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसमें भी स्टील का ढांचा तैयार किया जाता है। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल। 1800 ईस्वी से पहले जो है कि लौह एवं इस्पात उद्योग वहाँ बसना ज़्यादा पसंद करते थे, जहाँ तक कच्चे माल और फिर बिजली या फिर बहते हुआ जल इसको जो है कि आसानी से मुहैया हो जाए। लेटर आइडिया ऑफ लोकेशन फॉर इंडस्ट्री वाज नियर कोलफील्ड, उसके बाद जो ये विचार था लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का, यानी उद्योगों की उपस्थिति का, ये थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद इंडस्ट्री जो है कि कोल फील्ड यानी लोहा के खदानों के नज़दीक बसना चाहे, या फिर क्लोजनेस टू कैनाल एंड रेलवे, रेलवे जहाँ नज़दीक मिले, या फिर पानी उनी के लिए कैनाल कहीं नहर उहर मिले उसके नज़दीक। आफ्टर 1950 में क्या हुआ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री began to be located one large area of flat land near seaport। 1950 में क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री जो है कि लोकेट होने का ट्रेंड आ गया इसमें, कि अब जो समुद्री पतन होंगे यानी समुद्र, वहाँ पर जो है कि ये लोकेट करेंगे। दिस इज बिकॉज बाय द टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड बीन इम्पोर्टेंट फ्रॉम ओवरसीज। देखो क्या होता था ना कि आयरन एंड स्टील का जो वर्क था ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो गया था, और इसके लिए जो है कि लौह का अयस्क जो था कहीं ना कहीं समुद्रों से यानी दूर दराज के देशों से जो है कि इम्पोर्ट कराया जाता था, यहाँ जो है कि मंगवाया जाता था, ठीक ना। यानी यहाँ पर क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता, मतलब ठीक ना, आयात किया जाता था। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड, यानी भारत में जो आयरन एंड इंडस्ट्री डेवलप किया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो है कि कच्चे माल का एडवांटेज बहुत ही लिया। रॉ मटेरियल का कैसे लिया, सस्ते लेबर यहाँ मौजूद था, और ट्रांसपोर्ट परिवहन की सुविधाएं एंड मार्केट भी इजीली अवेलेबल था, तो इस सब का लाभ लिया। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सचेज, जैसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है कि इस्पात निर्माण करने वाले जो केंद्र है वो भिलाई है, दुर्गापुर है, वरनपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, ये सब ऐसे रीजन में सिचुएटेड इन ए रीजन डेट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, ठीक ना, जो कि मतलब 4 राज्यों की सीमाओं पर जो है कि बसा फैला हुआ है, वहाँ पर ये बसा हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। एक है भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक, और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर द इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्स। ये जो है कि क्या कर रहा है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके जो है कि एक अपने आप को एक अच्छा आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में जो है कि डेवलप कर रहा है, ठीक ना। ये सलेम इंडस्ट्री और आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, ठीक ना, ये इंडस्ट्रीज। आगे जो है कि एक जमशेदपुर और दूसरा है कि पिटसबर्ग, ये 2 इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो है कि चर्चाएं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो यहाँ पर 2 इंडस्ट्रीज के प्रकार हैं उसके बारे में थोड़ी हम चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे एक जो है जमशेदपुर है, जमशेदपुर, और दूसरा एक यहीं पर दिया हुआ है पीटर्सबर्ग दिया हुआ है। कौन सा है, पीटर्सबर्ग।
तो इसके बारे में थोड़ी जो है चर्चा हम कर लेते हैं स्पीड में, ठीक ना। मुख्य रूप से जो है कि चैप्टर वही था। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ, जैसे कि 1947 के पहले जो है कि देर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन आवर कंट्री। हमारे देश में केवल एक ही जो था लोहा एवं इस्पात का यानी उद्योग था, जिसको बोला जाता था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको बोला जाता था। और एक जो है कि निजी स्वामित्व वाला यानी उद्योग था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट क्या किया कि टुक द इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव था इसको अपने अंडर ले लिया और सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और बहुत सारे अन्य आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना किया। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर स्वर्ण रेखा एंड खारकाई इन झारखंड। देखो जो 1907 में टिस्को का स्थापना जो है